हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, सुपर टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल जो होता है, इससे यह गैसों का आवरण, यानी कि गैसों का जो आवरण होता है, गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व के कारण टिका है। तो वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व के कारण टिका हुआ है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं था, ठीक है। वायुमंडल है वो वायुमंडल का निर्माण विभिन्न अवयवों से होता है। तो वे अवयव कौन हैं? तो वायुमंडल के निर्माण में गैसीय कण, जल वाष्प और धूल कण, ये तीनों जो हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण में ये तीन अवयव हैं जो सम्मिलित हैं। गैसीय कण, जल वाष्प और धूल कण, ये तीनों वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी क्रिया हुई तो बाहर जल वाष्प SO2 CO2 गैस जो है वो बाहर निकल आती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ये ग्रीन हाउस प्रभाव को ये पैदा करती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। यानी कि इसके अभाव में, अगर इसका अभाव हो जाता है तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। लेकिन जब कारखाने से, कार के धुएं से और वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखें। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो होती है वो पिघलने लगती है। यानी कि तापमान में जब वृद्धि होता है तो इस वृद्धि के कारण क्या होता है? इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में जो ठंडा प्रदेश है उसमें जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है, और बर्फ़ फ्रेंड जैसे जैसे पिघलती है तो समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब आगे है तापमान को मापने के लिए, यानी कि तापमान को किससे मापा जाता है? तो तापमान को हमेशा सेल्सियस में नापा जाता है, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो वो जमेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमेगा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाएगा तो क्या होगा कि वो उबलने लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आइए हम आगे देखते हैं।
आगे है अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यात्री लोग जो हैं जब चांद पर जाते हैं तो वे सुरक्षित हवा से भरी हुई एक अंतरिक्ष का एक पोशाक होता है उसको वो पहनते हैं। यदि वे इस सब अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएं हैं वो फट सकती हैं। कि अगर ये इस पोशाक को अगर नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर पर जब विपरीत बल लगता है तो उससे क्या होता है कि रक्त शिराएं जो होती हैं वो फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री का रक्त स्रावित हो सकता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पवन जो होते हैं, पवनों के जो नाम हैं वो आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होते हैं। यानी कि पवन दिशा से आती है तो दिशा के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, जिसमें कि एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पछुआ पवन किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि पछुआ पवन उसे कहा जाता है जो पश्चिम से आती है, उसे पछुआ पवन कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है वायुमंडल में कुछ गैस हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। जिसमें कि 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। वैसे इसकी मात्रा जो है वो 78.1% है, लेकिन इसे हम 78% भी समझ सकते हैं। फिर है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन जो है वो 0.93% है, और अन्य जो गैस है वो 0.4% हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब आइए हम इन गैसों को डिटेल से एक एक करके समझते हैं। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि नाइट्रोजन जो है वो एक निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन को एक निष्क्रिय गैस कहा जाता है, और इसमें वायु दाब का अनुभव होता है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस में वायु दाब का अनुभव नाइट्रोजन गैस से होता है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है वो आग को नियंत्रित करने में किस गैस का उपयोग होता है, तो आग को नियंत्रित करने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस अम्ल वर्षा भी कराते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद में रखें कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अम्ल वर्षा कराने में भी ये सहायक होती है। तो इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण बात ये जाना कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है, ये एक निष्क्रिय गैस है, और नाइट्रोजन गैस में वायु दाब का अनुभव होता है। इसके साथ ही साथ आग को नियंत्रित करने में नाइट्रोजन गैस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अम्ल वर्षा में भी ये सहायक होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है, या 20.9%। ठीक है, इसे हम 21% भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है कि ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन जो होती है वो श्वसन क्रिया में भाग लेती है। इसके साथ ही साथ यह जरूरी होती है। यह किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, तो फ्रेंड्स ये जीवन के लिए ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, और इसके साथ साथ ये आग के लिए भी ज़रूरी होती है। ये जीवन और आग दोनों के लिए ये ज़रूरी होती है। वो ऑक्सीजन जो होता है वो 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि ऑक्सीजन जो होता है वो 64 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यानी कि हमने ऑक्सीजन के बारे में जाना कि ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, यह श्वसन क्रिया में भाग लेती है, ये जीवन के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ ये आग जलाने में भी ये सहायक होती है, और 64 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है, और इसे सबसे भारी गैस कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे भारी गैस किसे कहते हैं, तो सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये सक्रिय ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सक्रिय ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यह दो चीज़ों में भाग लेती है। ये क्या होती है कि ये दो चीज़ में भाग लेती है। कौन कौन चीज़ में भाग लेती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम ऑक्सीजन को पेड़ पौधों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग जलाने में किसका उपयोग हुआ था, तो फ्रेंड्स आग जलाने में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ था। और आग को बुझाने में किसका उपयोग होगा, तो आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, जिसे CO2 भी कहा जाता है। ये सबसे भारी गैस होती है और सक्रिय ग्रीन हाउस गैस इसे कहा जाता है। और ये दो चीज़ों में भाग लेती है। एक तो प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेती है, इसके साथ ये आग बुझाने में भाग लेती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है आर्गन गैस जो है वो 0.93% पाई जाती है और ये जो है एक निष्क्रिय गैस है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आर्गन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है। और इसके साथ ही साथ अन्य सभी गैस जो हैं वो 0.4% वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है जल वाष्प का स्रोत क्या होता है, तो जल वाष्प का स्रोत तो पहला होता है वाष्पीकरण के द्वारा ही जल वाष्प प्राप्त होता है। वाष्पीकरण इसका स्रोत होता है। और इसका दूसरा स्रोत होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आप इस बात को याद रखें, वाष्पोत्सर्जन। जल वाष्प के दो स्रोत होते हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। जल वाष्प का तापमान जब कम होगा तो जल वाष्प जल की बूंद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को संघनन इसे कहा जाता है, इस प्रक्रिया को। तो फ्रेंड्स संघनन किस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो जल वाष्प का तापमान जब कम होता है। ठीक है, जल वाष्प का तापमान, इसका तापमान जब कम हो जाएगा जल वाष्प का, तो जल वाष्प क्या है कि जल वाष्प का जब तापमान कम होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगी, तो ये जल की बूंदों में ये परिवर्तित हो जाएंगी। जिसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स जिसे संघनन कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है धूलकण। ठीक है, अब हम धूलकण के बारे में जानेंगे कि धूलकण क्या होता है। तो फ्रेंड्स धूलकण जो होता है वो वायुमंडल में, एक तरह से हम क्या कहें कि धूलकण जो होता है ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि धूलकण जो होता है, धूलकण वायुमंडल में क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में धूलकण पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इसका मुख्य कार्य है प्रकाश का परावर्तन इसका मुख्य कार्य होता है, जिससे चारों ओर हमें चमक दिखाई देती है। ठीक है, धूलकण के कारण ही हमें चारों ओर चमक जो हमें दिखाई देती है वो धूलकण के कारण ही दिखाई देती है। और धूलकण को आर्द्रताग्राही केंद्र कहा जाता है। आप इस बात को याद रखें कि धूलकण को क्या कहा जाता है, तो धूलकण को आर्द्रताग्राही केंद्र किसे कहा जाता है, तो आर्द्रताग्राही केंद्र धूलकण को कहा जाता है।
जब इसका संघनन होता है तो तब क्या होता है, तब बादल बनता है और धूल कण बादल का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखें कि धूल कण जो होता है वो बादल के निर्माण में धूल कण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में अब हम जानेंगे, जिसमें कि इसे फिगर के माध्यम से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है ताकि इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकें, आपको चीज़ों के समझने में कोई परेशानी ना हो। जिसमें कि सबसे नीचे पाया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। फिर है समताप मंडल, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद है मध्य मंडल, जिसे कहा जाता है मीसोस्फियर। इसके बाद है आयन मंडल, जिसे कहा जाता है आयनोस्फियर। इसके बाद है बाह्य मंडल, जिसे कहा जाता है एक्सोस्फियर। ठीक है, अब फ्रेंड्स आइए हम इनको डिटेल से एक एक करके समझते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में हम जानेंगे। तो क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की निचली परत होती है। क्षोभ मंडल क्या होती है, तो वायुमंडल की निचली परत वायुमंडल में क्षोभ मंडल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद भूतल से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। भूतल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो वो 18 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल की मोटाई, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई विषुवत रेखा के समीप पाई जाती है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखें कि इसकी जो मोटाई होती है वो विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के समीप पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में तापमान का जो संवहन होता है, तरंग होता है, वो अधिक होता है और इसे ही संवहन परत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, संवहन परत किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा के समीप पाई जाती है और इन क्षेत्रों में तापमान जो होता है वो संवहन तरंग के कारण अधिक हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे संवहन परत कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ईवीएस में आपको पूछे जाते होंगे कि क्षोभ मंडल कहाँ पाया जाता है, या फिर इसका जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है, या यहाँ पर क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो वह मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोहरा है ना, कोहरा हुआ, बादल गर्जन, ये सारी चीज़ें, बादल गरजना, वर्षा, धुंध, ठीक है, ओस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर, ये जो होता है समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत होता है। और ये जो है वो, यानी कि इसकी जो निचली परत है वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थिर होती है। यानी कि ये क्या है कि ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई से ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्थित होती है। और ओजोन की उपस्थिति के कारण इसमें तापमान में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि ओजोन की उपस्थिति, ठीक है, ओजोन की उपस्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। यानी कि ओजोन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। ओजोन की उपस्थिति के कारण क्या होगा कि तापमान में वृद्धि हो गई, और जो सूर्य से आने वाली किरण, यानी कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है, तो ये अवशोषित कर लेती है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये उसको अवशोषित कर लेती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है मध्यमंडल। मध्यमंडल को क्या कहा जाता है, तो मध्यमंडल को मीसोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए इसमें हम कुछ और भी जान लेते हैं। समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में जेट विमान, यानी कि जितने भी एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़े जाते हैं, ठीक है। समताप मंडल में जेट विमान जितने भी हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, यानी कि एरोप्लेन का उड़ना समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन का घनत्व कितना होता है, तो इसमें ओजोन का जो घनत्व होता है वो 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत, ठीक है, इस पाया जाता है इसमें। और समताप मंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर के भाग में 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है मध्यमंडल। मध्यमंडल को क्या कहा जाता है, तो मध्यमंडल को मीसोस्फीयर कहा जाता है और समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, यानी कि समताप किलोमीटर से ये कितना तक पाया जाता है, तो ये 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। और इस परत में जो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी तो ऊंचाई में वृद्धि होने से क्या होगा, तो तापमान में कमी होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई जब में वृद्धि होगी तो तापमान में कमी होती जाएगी। और 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान, यानी कि 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान कितना होगा, तो इसका -100 डिग्री सेल्सियस। जब 80 डिग्री ऊंचाई पर इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसके ऊपर के जो हिस्से हैं जो होते हैं उसे मेसोपोज कहा जाता है, इसके ऊपर के हिस्से को। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है आयन मंडल, इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। और इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो मेसोपोज। इसके सबसे ऊपरी भाग को मेसोपोज कहा जाता है। और आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल का विस्तार होता है। और आयन मंडल में रेडियो तरंगे, इस बात को आप ध्यान में रखें कि रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, यानी कि रेडियो तरंगे कहाँ पर होती हैं, तो रेडियो तरंगे जो हैं वो आयन मंडल में होती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है बहिर्मंडल, जिसे हम बाह्य मंडल भी कहते हैं, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान में रखें कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। और ये 400 किलोमीटर, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि 400 किलोमीटर के बाद का ऊपरी भाग, यानी कि 400 किलोमीटर का बाद जो ऊपरी भाग जो है वो बहिर्मंडल कहलाता है। और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष से मिल जाता है। अब इस बात को ध्यान में रखें कि यह जो है वो धीरे धीरे कहाँ मिलता है, तो धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में जाके मिल जाता है। धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन होती है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो बहिर्मंडल होती है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखें कि बहिर्मंडल जो है वो 400 किलोमीटर के बाद का ये ऊपरी भाग होता है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में ये मिल जाते हैं। और वायु बहिर्मंडल जो है वो सबसे ऊपरी परत होता है। और इस परत में क्या होता है, तो फ्रेंड्स इस परत में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये तीनों जो हैं वो बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। आप इस बात का ध्यान में रखें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम, ये तीनों जो हैं वो बहिर्मंडल में यानी कि बाह्य मंडल में ये पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने वायुमंडल के बारे में जाना, ठीक है। हमने वायुमंडल के बारे में जाना कि वायुमंडल क्या होता है, और फिर कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को जाना कि वायुमंडल पहले तो जाना कि क्या होता है। इसके बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना, ग्रीन हाउस के बारे में जाना। इसके बाद हमने ये जाना कि किस तरीके से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, इसके बारे में हमने जाना। और हम लोग ये जाने कि तापमान को किससे मापा जाता है, तो सेल्सियस से मापा जाता है। इसके साथ ही साथ हमने कुछ अंतरिक्ष के बारे में जाना, और इसके साथ हमने जो पवन है उन पवन के नाम जो हैं उनके बारे में जाना। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जाना कि यानी कि हमारे वातावरण में जो गैसों का जो आवरण है उसकी कितनी मात्राएं होती हैं, और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना। एक एक करके हमने सबको महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स है सबको मैंने आप यहाँ पर से इंक्लूड किया है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या ना हो। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो मैं जो बोल रही हूँ उससे भी आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने पृथ्वी का वायुमंडल में क्या क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इसके बारे में जाना। इसे हमने एक एक करके डिटेल रूप से समझा है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का उठा करके देखते हैं तो इनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने नोट्स खुद तैयार करें और अपने पढ़ाई को आप जारी रखें, ठीक है। आप अगर अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी इसमें कराई जाती है। तो आपका अगर सीटेट की आप तैयारी करना चाहते हैं या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं टेट कैटेगरी की, तो आप स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहले भी बहुत सारी वीडियो हैं जिसे मैंने अपलोड किया है, उसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।